मैं हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में अपने पति के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर घूर के देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डालकर फौरन हटा ली। मुझे वहां पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने यह सुना था कि इस अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट एक मेल डॉक्टर है, मैं कैसे किसी मर्द से ऐसा इलाज करवा सकती थी। मैं इसी उलझन में शिकार थी कि ना जाने वह मुझे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने पति से कहा भी था कि वह मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वह कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। इसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी उसे नाकामी नहीं हुई। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आई और कहने लगी, मिसेस पूनम कौन है? कि मेरा पति कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है और मैं मिस्टर विक्रम खन्ना हूँ। मैंने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। वह भी मेरे साथ खड़ा हो गया, लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर तो मैं और भी ज्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि विक्रम मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। विक्रम ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा कि जाओ, डॉक्टर की हर बात ध्यान से सुनो और उसे सही सही जवाब देना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो यह समझ नहीं आता था कि आखिर गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर किसी मेल का यूं औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में यह बातें गलत नहीं समझी जाती होगी, लेकिन मैं गांव से संबंध रखती थी। लेकिन अब शादी के बाद विक्रम के साथ शहर में रहने लगी थी। लेकिन मेरा बैकग्राउंड गांव से ही था, इसलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंची थी। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान सी हुई थी। इसके बारे में मेरे पति ने कहा था कि वह एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर है। आज तक उसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन वह तो नौजवान सा डॉक्टर था, यही कोई विक्रम की उम्र का। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठी तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगा कि दरवाजा अच्छे से लॉक करके जाना। यह सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो उठा था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाजा लॉक किया और कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझे किया, मैं तो वह सुनकर ही शर्म से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 5 साल। फिर पूछने लगा, पति से संबंध बनाते समय सहज रहती हो या असहज? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी नजरें झुक गई थीं। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, गर्भ धारणा करने के लिए कब से दवाइयां का इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा, पिछले 1 साल से। इससे पहले तुम कभी उम्मीद से हो गई हो? मैंने कहा कि शादी के 1 साल बाद में उम्मीद से हुई थी, लेकिन मैं उस बच्चों को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मैंने जानबूझकर उससे सच छुपाया था। मैंने डॉक्टर को यह नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे पेट में ही मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाए, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूं आपसे चेक नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वह मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, क्यों, क्या आप नहीं जानती थी कि आप एक मेल डॉक्टर से इलाज करवाने आई हैं? मुझे लगा जैसे उसके शब्दों में तंज था। मैंने कहा कि आपने यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वह कहने लगा, आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे अपने मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। उनमें से तो कभी किसी कोई औरत ने एतराज नहीं किया। अगर आपको इतना ही एतराज था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम खराब कर रही है। यह कहते ही उस डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर इंटरकॉम की बेल बजाई और वह नर्स कमरे के अंदर आ गई। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला था। डॉक्टर से कहा कि उनके हस्बैंड को अंदर बुलाए,
कुछ देर बाद ही विक्रम नर्स के साथ अंदर आया था। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी मिसेस मेरे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। यह कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखें, अगर आपको मुझे से इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर विक्रम ने मुझे गुस्सैली नजरों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनको साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी पत्नी का मन बताइए कि उसे अपना इलाज मुझे करवाना है या नहीं। जब यह दिल से राजी हो जाए तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। यह सुनकर चिराग ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से नजरें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते में ड्राइव करते हुए विक्रम मुझे यही बातें सुना रहा था कि पिछले 4 सालों से मैंने तुम्हारा बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो। हर जगह से मुझे मायूसी हुई है। इस डॉक्टर की गारंटी है कि इसके इलाज से औलाद गारंटी से होती है और केस कभी भी खराब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मुझे हर सूरत अपने खानदान के लिए औलाद चाहिए और तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त जरूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। विक्रम के मुंह से यह बात सुनकर मैंने तड़प कर विक्रम की तरफ देखा था। मैंने कहा, विक्रम, शादी के कुछ महीने बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ वह जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरा अबॉर्शन करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करें। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने विक्रम से साफ कह दिया कि मुझे ऐसा इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर विक्रम ने गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मेरा दिल पहले ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वह गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसीलिए मैं खामोश हो गई। खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। लेकिन अगर मैं उसे यह कहती कि मैं डर रही हूँ, गाड़ी की स्पीड स्लो करो, तो वह और भी ज्यादा बढ़ा देता। वह ऐसा ही जिद्दी था। इन 5 सालों में मैं उसे अच्छी तरह जान गई थी कि मेरा किसी बात पर ऐतराज उठाना विक्रम को गुस्सा दिला देता है और गुस्से में वह पागल हो जाता है। फिर उसे कुछ भी नजर नहीं आता और मैं विक्रम का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चों का जो लाड प्यार होता है वह मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने हमेशा गरीबी ही देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनके दोनों पैर उस एक्सीडेंट में चले गए थे। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। तब घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर जिंदगी जीने की उमंग खत्म हो चुकी थी। वह चारपाई पर पड़े अंदर ही अंदर कुटते रहते थे और जब मैं 12 साल की हुई तो पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही काम करती थी। अभी वह लोगों के घरों में काम करती है और मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने यह कहकर जोर लगा दिया था कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। घर अपना था, इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। मम्मी को जो भी पैसे मिलते जैसे तैसे करके वह फीस भी भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ना चाहते थे। वह मुझे समझाते पढ़ाई के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है, मेरी तो जैसी भी है वैसी कट गई। लेकिन मैं तो तुम्हें खुशहाल जिंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद में भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए फिर परेशान करना बंद कर दिया क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। जिंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 20 साल की हो चुकी थी। मम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। मम्मी की सहेली का मायका हमारे ही गांव में था। एक बार जब वह अपनी मायके आई तो मम्मी से भी मिलने आई और वह अपने इकलौते बेटे विक्रम के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने उसे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मम्मी की सहेली को मैं बहुत पसंद आ गई थी और फिर कुछ वह मम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी।
क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इसलिए अपने बेटे विक्रम के साथ मेरी शादी कर दी। मेरे और विक्रम की शादी को भी 5 महीने ही हो चुके थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों के भंवर मैं एकदम से चौंक कर निकली थी, क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर के ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले ही विक्रम गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाजा बड़ी जोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। यह देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी शामत है। मुझे तो यह इंसान कोई दिमागी मरीज लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी, मुझे जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे यह बात समझ ही नहीं आती थी कि कब कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाएगी और यह मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, उसने मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ा और घसीटने के अंदाज से कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लाकर पटका और कहने लगा, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है मेरे सामने। तुम जानती हो कि मुझे बहुत बोलना पसंद नहीं है। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी आज माफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे साथ तमीज के साथ पेश आना। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम खामोशी से उससे चेकअप करवाओगी। जिस कदर गुस्से से विक्रम मुझसे कह रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैंने उसके बात से इनकार किया तो वह मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर देगा। वह ऐसा ही था, जिद्दी, जुनून गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए मैंने भी अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वह मुझे इस डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो मुझे देखकर वह मुस्कुराया था। फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं इस बार खामोशी से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी कि यह कौन सा चेकअप था जो यह लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा कि आपने लाइट क्यों बंद कर दी? वह कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। यह कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वह भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। अब वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी विक्रम से हुई, वह दोनों माँ बेटा ही थे। विक्रम का ना कोई भाई था ना बहन, उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन विक्रम का रवैया मेरे साथ ऐसा था कि कभी आग तो कभी पानी। उसके मिजाज से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी से बड़ी बात को भी नजरअंदाज कर जाता और कभी कभी जरा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता। जब तक मेरी सास जिंदा थी, वह विक्रम से मेरी खातिर लड़ जाती थी। कहती थी, क्यों तुम उस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? वह तो तुम्हारे सामने उफ भी नहीं करती। खुद में थोड़ा बदलाव लाओ। अब तुम शादीशुदा हो। हर वक्त का गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को 1 महीना गुजरा था और 1 महीने में ही मैं विक्रम से तंग आ चुकी थी। इस 1 महीने के अरसे में कई बार मैं विनती करके रोते हुए विक्रम को मनाया था। जरा सी बात पर वह नाराज हो जाता और जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफिया नहीं मांगती, वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वह मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। छोटी छोटी बातों पर भी वह इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता था कि तुम शर्ट को सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो, कभी कहता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि जैसा उसे पसंद है मैं वैसा ही काम करूं, लेकिन वह किसी तरह से भी राजी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब पहली बार मैं उम्मीद से हुई, तो जो हाल मेरा विक्रम ने किया था, सुनने वालों की शायद आत्मा कांप उठती। उन दिनों जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरी तबीयत सुस्त थी, इसलिए मेरी सास मुझे करीबी क्लिनिक पर ले गई थी। मेरी डॉक्टर ने मेरे 1-2 टेस्ट करवाया और ये खुशखबरी सुना दी कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं भी खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि हो सकता है कि जब ये खबर विक्रम को मालूम हो तो वह सुधर जाए और मेरा ख्याल रखने लगे। लेकिन ये मेरी एक गलतफहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने विक्रम को यह खबर सुनाई तो एकदम ही वह गुमसुम सा हो गया था और आंखें गुस्से से लाल होने लगी। मुझे लगता था जैसे वह अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है, अंदर ही अंदर गुस्से को पी रहा है। यह देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है। ये तो खुशी की बात थी। रात को जब मैं कमरे में आई तो वह बहुत सिगारेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा था। जब मैंने सारे टेबल पर देखा तो ऐश सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। उसने मुझे कमरे आते हुए देखा तो कहने लगा कि हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करने का भी शौक पैदा हो गया।
गांव के गंवार अनपढ़ जाहिल औरत, कुछ तो जिंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चों की जिम्मेदारियों में मुझे नहीं बांधना। विक्रम के मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, विक्रम, यह तो भगवान की देन है और भगवान की मर्जी से होता है, मेरे चाहने न चाहने से नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर विक्रम कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी। भगवान की मर्जी नहीं चलेगी। जब मैं चाहूंगा तब वह दुनिया में आएगी, और जब मैं नहीं चाहूंगा तो कोई भी इस दुनिया में नहीं ला सकता। विक्रम की जुबान से ऐसे शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वह कहने लगा कि अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं 1 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ, वह भी अपने तरीके से। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। यह सुनकर मैंने अचानक ही विक्रम की तरफ देखा था। मैंने कहा, विक्रम, मैं यह सब नहीं करवाऊंगी। यह तो एक पाप है। जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं है, मैं भला दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। विक्रम गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो? इस बात का फैसला करने वाली मेरी औलाद है। इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। मुझे उसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना। यह कहने के बाद उसने लैब बंद किया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। ना जाने अब वह क्या करेगा। सुबह विक्रम के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को बता दी। विक्रम जब कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी कि विक्रम, वह कहीं नहीं जाएगी, और खबरदार, जो तुमने बच्चों को खत्म करने के बारे में सोचा भी तो। विक्रम ने मुझे गुस्सेली नजरों से देखा था। मैं सहमी अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वह गुस्से से घूरता हुआ बाहर चला गया। 2 दिन तक वह घर नहीं आया था। अब मुझे विक्रम की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वह अंधा हो जाता था और कुछ भी कर गुजरता था। मेरी सास मुझे तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वह भी चिंतित लग रही थी। 2 दिन बाद विक्रम आया तो तब भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मैंने खाना रखा तो उसने प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मेरी सास भी यह सब तमाशा देख रही थी। मुझे कहने लगी कि तुम अपनी कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास बाहर विक्रम को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल खामोश था। मैं जानती थी कि उसकी खामोशी का मतलब क्या है। मैं सोच चुकी थी कि मैं अब उसकी बात पर कोई एतराज नहीं करूंगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले। जब मुझे जिंदगी यही विक्रम के साथ गुजारनी है, तो फिर मैं विक्रम से लड़ झगड़ कर नहीं गुजार सकती। जैसे ही विक्रम कमरे में आया, इससे पहले कि मैं उसे यह सब कहती कि वह जो चाहता है कर ले, लेकिन उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, कहने लगा कि मैं बहुत आसानी से इस झंझट को खत्म करवाना चाहता था, लेकिन तुम भूल गई कि तुम मुझसे जीत करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं ऐसे ही झंझट को खत्म कर दूंगा। मेरी सास हमारे कमरे का दरवाजा बजाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा दहल उठा था और मेरी चीखों को सुनकर वह परेशान हो उठी थी और रो रो कर दरवाजा बजा रही थी। विक्रम से विनती कर रही थी कि विक्रम, प्लीज दरवाजा खोल दो, यह जुल्म मत करो। लेकिन विक्रम ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि आज पड़ोस के कई घर मेरे चीख सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाजा बजा रही थी। विक्रम से कह रही थी कि विक्रम, भगवान के लिए यह जुल्म मत करो, दरवाजा खोलो, यह तुम क्या कर रहे हो? लेकिन विक्रम ने दरवाजा नहीं खोला जब तक कि उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने से वजूद को खत्म कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया था। मेरी सास रोती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा उठी थी। मुझे लग रहा था कि आज मैं भी मर जाऊंगी। मेरा सांस उखड़ने लगी थी। मेरी सास रोती हुई विक्रम के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए इसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वह तो पत्थर बन बैठा हुआ था। मेरे सास ने ही फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन मैं अस्पताल में रही और उसके बाद मैं वापस घर आई थी। विक्रम ने मुझसे बातचीत बिल्कुल बंद कर रखी थी। मैंने विक्रम से कोई बात नहीं की थी।
जो कुछ भी विक्रम ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं इस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हो रहा था। मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं इस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी नहीं देखती। इसे छोड़कर मैं कहीं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी जिंदगी गुजार ले लेती। लेकिन अब मैं लाचार थी, इस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था और ना ही मेरी माँ और ना ही मेरे पास शिक्षा थी। विक्रम मेरी इस मजबूरी का तो फायदा उठा रहा था। मेरे साथ बहुत अच्छी थी, वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वह भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, खुद भी कहीं बीमारियों में घिरी हुई थी। एक दिन विक्रम खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं विक्रम से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए विक्रम से बातचीत करना शुरू कर दी थी। आखिर इसके अलावा दूसरा रास्ता भी क्या था? या तो विक्रम के साथ जिंदगी गुजराती या फिर वापस अपने मायके चली जाती, और मायके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने विक्रम से बातचीत करना शुरू कर दी थी। और जो कुछ हुआ था, मैं जो खो चुकी थी, वह मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक विक्रम मुझे ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिला रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई थी। उनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वो थी तो मुझे फिर भी हिम्मत बनाती रहती थी, और विक्रम तो ऐसा था जैसे कि आजाद हो चुका था, क्योंकि शायद पहले माँ के सामने कुछ नमी से बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। अब तो आए रोज मुझ पर हाथ उठाता था, कभी बर्तन तोड़ देता, कभी चिल्लाता था। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा कि अब मुझे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से यह इच्छा ही खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब विक्रम ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, तो फिर उसने मुझे दवाइयाँ खिलाना छोड़ दी थी। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद से नहीं हुई थी। 1 साल और बीत चुका था। फिर विक्रम मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे पति ने मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती की थी, शायद इस वजह से भगवान ने यह खुशी मुझसे छीन ली थी। और फिर मुझ पर यह राज भी खुल गया कि विक्रम को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद विक्रम के बजाय अपने पोते या पोती के नाम कर गई थी कि विक्रम की जो भी औलाद होगी, वही सारी जायदाद का असर हकदार होगी। जब तक विक्रम की कोई औलाद नहीं हो जाती, तब तक सारी प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में रही थी और विक्रम को सिर्फ लिमिटेड खर्च दिया जाता। यह बात भी गुस्से में एक दिन विक्रम ने मुंह से लड़ते लड़ते कह दी थी, और मैं समझ गई थी कि उसे औलाद से दिलचस्पी नहीं है। उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए, जो उसकी माँ ने विक्रम के आने वाली औलाद के नाम की थी। और फिर इस डॉक्टर के बारे में विक्रम को मालूम हुआ तो मुझे उसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, जिसमें मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने दिन तक बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं इस अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना शरीर बहुत ज्यादा बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद ना था। कुछ देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। वह कह रहा था, जी हाँ, सब काम ठीक ठाक हो चुके हैं। अरे, आपकी पत्नी उम्मीद से है और 9 महीने बाद वह एक बच्चे को जन्म भी देगी। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से बेहोश थी, और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बेहोश की हालत में ही उम्मीद से हो चुकी थी? एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक तो है ना? मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, अभी आपने किसके बारे में बात की है? कौन उम्मीद से हो चुकी है? डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि आप ही का तो ट्रीटमेंट कर रहा था, आपके पति की अनुमति से। मैंने कहा, मैं कब से बेहोश हूँ? क्या किया है मेरे साथ आप लोगों ने? क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। वह कहने लगा, आप सिर्फ 2-3 दिन से बेहोश हैं। हमने आपके साथ टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की है। आपके पति को औलाद चाहिए थी और वह एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रही थी, इसलिए यह सब किया, और वह हो गया
जो आपका पति चाहता था। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यह कैसी अंधेर नगरी थी। मुझे विक्रम से अब नफरत सी महसूस होने लगी थी। वह अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता था, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसे मैं भगवान का चमत्कार ही कह सकती हूँ। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन विक्रम अपने ऑफिस में था। जब फोन पर डॉक्टर ने उसे यह खबर सुनाई तो वह तेज रफ्तार से ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंच रहा था कि रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चों को 1 मिनट देखना भी उसके नसीब में नहीं था। वह इस वक्त मर चुका था। अजीब बात है कि मुझे उसके मर जाने का कोई अफसोस न था। विक्रम जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगा था, तो भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत पर सिर्फ भगवान का हक है। ऐसे ही कुछ दावा विक्रम भी कर रहा था कि वह जब चाहे अपने बच्चों को दुनिया में ला सकता है और जब चाहे उसे मार सकता है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इंसानों से बढ़कर जो है वह भगवान है। उसकी मर्जी के बिना एक पता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा दिया था। विक्रम की बॉडी को घर लाया गया और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया, लेकिन मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला था। सब लोग इसे यह समझ रहे थे कि मुझे विक्रम की मौत का सदमा लग गया है, इसीलिए मेरी आंख से आंसू नहीं गिर रहा। लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे विक्रम के जाने का कोई दुख नहीं था। विक्रम के जाने के बाद जिंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आने लगी। मैं अपने बच्चे की परवरिश दिलो जान से कर रही थी। मेरी सास ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने पोते या पोती के नाम कर रखी थी, जो अब कानूनी तौर से मेरे पास आ चुकी थी। और इतनी प्रॉपर्टी थी कि मैं जिंदगी भर भी बैठकर खाती तो आराम से मेरी जिंदगी कट सकती थी। मैंने अब अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।